स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है एंड उनकी जो सेकंड बुक है भारतीय राजनीति की, यानी कि सेकंड बुक के मैंने 6 मार्क्स के, यानी कि उनके 9 चैप्टर हैं, उनमें से 6 मार्क्स के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर छाटे हैं जो कि सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, कोई सा भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये हर बार पूछा जाता है 6 मार्क्स में। हरित क्रांति क्या थी एवं इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हरित क्रांति क्या है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या है, इसका वर्णन कीजिए। 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब 1962-63 में भारत में अकाल पड़ा था और खाद्यान्न का हमें आयात करना पड़ गया था, मोस्टली हमने अमेरिका से आयात किया था, तथा भारतीय सरकार के द्वारा 1965 और 66 में खाद्यान्न के क्षेत्र में, यानी कि अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए और कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर है, हरित क्रांति क्या है। अब इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखिए। सबसे पहले हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया क्योंकि भारत में खाद्यान्न की फसलें अधिक उत्पादित होने लगी। ठीक है, दूसरा है, भारत को अकाल के दौरान खाद्यान्न का आयात करना पड़ा था, वहीं जब हरित क्रांति आई उसके पश्चात भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आयातक, यानी कि अपने देश में लेने से अपने देश से बाहर बेचने में, यानी कि आयातक से निर्यातक बन गया। तीसरा पॉइंट है, हरित क्रांति के दौरान नकदी फसलों, यानी कि जो व्यापारिक फसलें थी उन्हें ज़्यादा उगाया, जैसे गन्ना, कपास, गेहूं, इनका उत्पादन अधिक मात्रा में किया गया, जिसके फलस्वरूप किसानों में आर्थिक खुशहाली आई और कृषि से संबंधित जो उपकरण थे, उद्योग थे, इनका विकास हुआ। इसकी वजह से समाज के बाकी लोगों को भी हरित क्रांति की वजह से रोजगार मिला था। ठीक है, तो हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम ये थे। अब हम बात करते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम। तो नकारात्मक परिणाम 2 ही हैं। देखिए, सबसे पहला है कि हरित क्रांति के कारण अमीर किसान और अमीर होते चले गए। ठीक है, वहीं जो गरीब किसान थे वो और गरीब हो गए। इससे हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप जो किसान थे उनमें आर्थिक असमानता बढ़ी थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हरित क्रांति का लाभ देश के संपूर्ण किसानों को, यानी कि सभी किसानों को नहीं हुआ था। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, केवल इन्हीं 3 राज्यों के अधिकतर जो किसान थे वो काफ़ी मजबूत हुए और बाकी के राज्यों के किसान जो थे वो पिछड़ गए। ठीक है, तो ये थी हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम और फिर हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है सेकंड, राज्य के पुनर्गठन आयोग पर एक नोट लिखिए या फिर राज्य के पुनर्गठन आयोग के बारे में बताइए। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया रही थी। इस संबंध में देखिए, पहला पॉइंट, 1920 के कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में इस बात को मान लिया गया कि आज़ादी के पश्चात राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज़ादी और देश के बंटवारे के बाद नेताओं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें ऐसा लगा कि अगर राज्यों का भाषा के आधार पर हम बांटेंगे तो देश कई हिस्सों में टूट जाएगा, कई टुकड़ों में ये बंट जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत में बहुत से भाषाई समूह रहते हैं। ठीक है, फिर सरकार ने इस मसले को रोकने का प्रयास किया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटेंगे। जब ये फैसला किया तो इसका विरोध स्थानीय नेताओं ने करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मद्रास में ये समस्या बढ़ने लगी। तेलुगु बोलने वाले लोगों ने एक अलग राज्य, इसका नाम था आंध्र प्रदेश, इसकी ये लोग मांग करने लगे। ठीक है, फिर सरकार को इस फैसले करने में इसको असमंजस में थी, तभी कांग्रेस के नेता श्री पोटी श्रीरामुलु ने एक अनिश्चित भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी और इसी अनिश्चित भूख हड़ताल के 56 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पश्चात जो लोग थे उनका क्रोध बढ़ता गया और मद्रास में भी विधायक जो थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर अंत में जवाहरलाल नेहरू जी को आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मंजूरी देनी ही पड़ी। उसके बाद अन्य राज्यों में भी अलग अलग होने की मांग करने लगे।
ठीक है। जब आंध्र प्रदेश बन गया उसके पश्चात अब यह तय किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन के तरीके पता लगाने के लिए 1953 में एक राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी और ये कहा कि 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या देखा, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में। आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ में, क्वेश्चन 2 जो है राज्यों के पुनर्गठन आयोग पर एक नोट लिखिए, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत और चीन के बीच युद्ध के क्या कारण थे, या फिर तिब्बत की समस्या एवं भारत चीन सीमा विवाद का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो तिब्बत की समस्या एवं सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 2 युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला तिब्बत की समस्या के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके इसे अपना क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसका विरोध यहाँ की जनता ने किया, लेकिन फिर भी ये समस्या और बढ़ती चली गई। 1956 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, इन दोनों ने एक साथ भारत की यात्रा की, यानी कि भारत के दौरे पर निकले और इन्होंने अपनी परेशानी के बारे में नेहरू जी को बात बताई, लेकिन नेहरू जी ने अपनी असमर्थता, यानी कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से उन दोनों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर 1959 में तिब्बती लोगों के द्वारा चीनियों का भारी विद्रोह हुआ, जिसके चलते चीन ने एक अपनी दमनकारी नीति अपनाई एवं लाखों की तादाद में जो तिब्बती लोग थे वो शरणार्थी के रूप में भारत आए और खास करके अधिकतर दिल्ली में बस गए। इसी के साथ 1959 में दलाई लामा ने भी भारत में शरण ली। भारत में दलाई लामा को शरण दिया जाना, ये चीन के द्वारा जो भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था उसका उल्लंघन माना चीन ने, और भारत और चीन के बीच इसकी वजह से 1962 में युद्ध हो गया। ठीक है, फिर आता है दूसरा, भारत और चीन सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर भी छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा है दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है वो जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में जो नेफा सीमा है इसको लेकर था। ठीक है, चीन ने भारत के इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया, लेकिन भारत ने इसके विरोध में कहा कि यह मामला जो है वो अंग्रेजों के समय में सुलझाया जा चुका है। फिर चीन ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर चीन कहता है 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव, संघर्ष, मतभेद आदि जो लंबी चर्चाएं हैं, यानी कि वार्तालाप है, ये चलता रहता है, लेकिन फिर भी सीमा पार से कई बार छोटी मोटी लड़ाइयाँ भारत और चीन के बीच की जो सेना है इनमें होती रहती है। ठीक है, तो तिब्बत की समस्या क्या थी, आई होप आप समझ गए होंगे, और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्या है, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है कि 1967 के चुनावी परिणाम क्या रहे एवं इसके क्या कारण थे, या फिर 1967 के चुनावी परिणामों को भूकंप की संज्ञा है वो क्यों दी जाती है और इसके क्या कारण थे, या फिर 1960 के दशक को भारतीय राजनीति में एक खतरनाक दशक कहा जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। सबसे पहले तो 1967 के चुनावी परिणाम देखिए। सबसे पहला परिणाम, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 100 सीटों का नुकसान हुआ। विधानसभा चुनावों में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 8 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी, जिसे विधायक फ्रंट कहा गया। ठीक है, फिर 5वां परिणाम था कि उत्तर भारत के सभी राज्य जो थे वो कांग्रेस के हाथ से निकल गए। वहीं कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे जैसे के कामराज, निजलिंगप्पा, ये सभी अपनी अपनी सीट से अपने अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। ठीक है, तो ये थे 1967 के चुनावी परिणाम।
अब हम बात करते हैं 1960 के दशक को भारतीय राजनीति में खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, या फिर 1967 के चुनावी परिणाम जो थे ये काफ़ी खराब रहे कांग्रेस के लिए, इसके क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में फर्स्ट पॉइंट है अकाल 1964-65। खाद्यान्न की कमी के कारण भारत को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा था, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी और साथ ही साथ कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भारतीय मुद्रा का मूल्यन। भारतीय 1 रुपया जो कि $1 में पहले 4 रुपये था, वो अब भारतीय 1 रुपया $1 में 7 रुपये मजबूरन भारत को करना पड़ा एवं इसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी पिछड़ गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट है युद्ध। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच महज 3 साल के अंदर ही एक 1965 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस बीच लाखों की संख्या में जो शरणार्थी थे वो भारत आए, जिसकी वजह से भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार थे उनमें तेल की कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से भारत को आर्थिक जो की स्थिति थी वो काफ़ी खराब हुई। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण थे। फिर बात करते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में पहला देखिए कांग्रेस में फूट पड़ना। इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से सिंडिकेट के नेता और इंदिरा गांधी जी के बीच मतभेद होने लगे, जिसकी वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई। दूसरा पॉइंट है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु। कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हुई। इनके बाद पार्टी को चलाने वाले सक्षम नेता नहीं बचे और इसके बाद 1967 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। ठीक है, फिर है तीसरा पॉइंट क्षेत्रीय पार्टियों का उदय और कांग्रेस के खिलाफ। छोटी छोटी पार्टियों का उदय हुआ जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, जैसे कि डीएमके, जिसे तमिलनाडु में विधायक दल कहा जाता था। और एक इसमें पॉइंट डाल सकते हैं आप गैर कांग्रेसवाद। ठीक है, तो गैर कांग्रेसवाद क्या है कि छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ लड़ना, मतलब छोटी छोटी पार्टियों का कांग्रेस के खिलाफ एक संयुक्त दल बनाकर लड़ना, यही कहलाता है गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये छोटे में आपको बता दिया है। 2 मार्क्स के जो प्रश्न थे उनमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तीसरा है इसका सामाजिक कारण। पंजाब में सिख लोगों को लेकर एक अलग सिख राज्य की मांग चल रही थी, वहीं तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों को लेकर एक अलग राज्य की मांग चल रही थी। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से 1967 के जो चुनावी परिणाम थे वो कांग्रेस के लिए काफ़ी खराब थे। ठीक है, सबसे पहले आर्थिक कारण जिसमें अकाल, भारतीय मुद्रा का मूल्यन, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों में तेल की कीमत का बढ़ना। फिर राजनीतिक कारण कांग्रेस में फूट, कांग्रेस के बड़े नेताओं की मृत्यु, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय और गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत, और फिर सामाजिक कारण। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की। जनता पार्टी की सफलता का वर्णन कीजिए, या फिर आपातकाल के पश्चात राजनीति का क्या स्वरूप था उसके बारे में बताइए। तो 1967 के लोकसभा चुनावों में जनता ने कांग्रेस की ज्यादतियों से परेशान होकर बड़ी उम्मीदों के साथ जनता पार्टी को जिताया, जिसकी निम्नलिखित सफलताएं रहीं। पहली सफलता, आपातकाल से पहले के आंदोलनों का निवारण। आपातकाल से पहले हुए आंदोलन जिनमें कॉलेजों में पाठ्य सामग्री तथा कैंटीन का खाना महंगा हो गया था, उसे सस्ता करवाया गया तथा बाजार में कम दामों पर वस्तुओं को उपलब्ध करवाया गया। जनता पार्टी के दौरान किसान के दिन की समाप्ति की गई तथा अन्य कृषि उपकरणों को कम पर उपलब्ध कराया गया। यानी कि किसानों का जो ऋण था, ये दिन की जगह ऋण है, किसानों के ऋण को समाप्त किया गया और अन्य कृषि उपकरणों को कम दामों पर उपलब्ध कराया गया। फिर वही है दूसरा पॉइंट, 44वां संविधान संशोधन। जनता पार्टी के शासनकाल में अब तक का भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें कही गई थी। सबसे पहली बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री बिना अपनी मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह लिए बगैर आपातकाल का निर्णय नहीं ले सकता है और किसी भी स्थिति में नागरिकों के जीवन जीने का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 को नहीं छीना जाएगा। तीसरा है, जब तक देश में सशस्त्र विद्रोह ना हो तब तक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ये था दूसरा 44वां संविधान संशोधन। अब है तीसरा, शाह जांच आयोग का गठन किया गया। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था JC शाह,
इनकी अध्यक्षता में शाहजांच आयोग का गठन किया। इसका कार्य था कि 25-26 जून की मध्य रात्रि को जो आपातकाल लगाया गया था उसका कारण सही कारण क्या था वो बताइए। अब इसकी मुख्य सिफारिशें देख लीजिए। सबसे पहली है कि 1971 में पाकिस्तान युद्ध के पश्चात जब देश में पहले से ही बाहरी आपातकाल लगा हुआ था तो देश में आंतरिक आपातकाल लगाने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाने से पहले अपने गृह मंत्री या मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट से सलाह मशवरा किए बिना आपातकाल लगाया था, जो कि गलत था, ठीक है। तो तीसरा था शाहजांच आयोग का गठन। अब फोर्थ आता है मंडल आयोग का गठन। 1967 में अन्य पिछड़ा जाति के लोगों की स्थिति का पता लगाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंप दी थी। लेकिन 1980 में कांग्रेस की सरकार की वापसी के कारण मंडल आयोग की इन रिपोर्टों पर कोई कार्य नहीं किया गया, यानी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट जो थी वो ध्वस्त हो गई, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 कि जनता पार्टी की सफलता का वर्णन कीजिए। पहली सफलता आपातकाल से पहले के आंदोलनों का निवारण, दूसरी 44वां संविधान संशोधन हुआ, तीसरा शाहजांच आयोग का गठन किया गया और फिर चौथा था मंडल आयोग का गठन। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे? इन मुद्दों से राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव के क्या क्या रूप सामने आए, ठीक है। तो देखिए एक भूमिका लिखेंगे। 1989 के बाद की अवधि को कांग्रेस के पतन और बहुदलीय व्यवस्था की अभ्युदय की अवधि कहा जाता है। इस अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे निम्नलिखित थे। पहला है कांग्रेस का पतन। 1989 के बाद कांग्रेस की स्थिति निसंदेह कमजोर हो गई, लेकिन देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिन तक रहा था। और ये बात भी है कि दलीय प्रणाली के भीतर ऐसी प्रमुखता के पहले दिनों में हासिल की थी, वैसी अब कांग्रेस के पास उतनी जो प्रसिद्धि थी, यानी कि उतनी जो लोकप्रियता थी वो अब नहीं थी, ठीक है। फिर दूसरा है नए आर्थिक सुधार। दूसरा पॉइंट है नए आर्थिक सुधार। विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई वह बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो राजीव गांधी की सरकार के समय में की गई थी। जैसे कि आज़ादी के पश्चात अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वह इस नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की आलोचना भी हुई, लेकिन इस अवधि में जितनी सरकारें बनी उसने इन नई आर्थिक नीतियों पर अमल जरूर किया था, ठीक है। तो ये थे नए आर्थिक सुधार। फिर आया था तीसरा मंडल मुद्दे का उदय, ठीक है। तीसरा क्या है? मंडल मुद्दे का उदय। राष्ट्रीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार की जो नौकरियां होंगी इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले से पूरे देश में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए और मंडल मुद्दे ने 1989 के बाद की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ? मंडल मुद्दे का उदय। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, बाबरी मस्जिद। 1992 के दिसंबर में अयोध्या में स्थित एक विवादित स्थल बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध, यानी कि ये जो बाबरी मस्जिद थी इसका विध्वंस कर दिया गया था। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया और साथ ही ये उनका प्रतीक भी बनी। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस बहुत अधिक तेज हो गई। इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से था, ठीक है। तो 1990 के दशक में कौन कौन से भारतीय राजनीति में मुद्दे छाए रहे? पहला था कांग्रेस का पतन, दूसरा था नए आर्थिक सुधार और तीसरा था मंडल मुद्दे का उदय और फोर्थ था बाबरी मस्जिद का, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के आखिरी तो नहीं है, अभी 3 प्रश्न और हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपातकाल लगाने के क्या कारण थे, ठीक है।
या फिर ऐसे पूछा जाएगा आपातकाल की पृष्ठभूमि समझाइए, या फिर उन कारणों का वर्णन कीजिए जिन कारणों की वजह से आपातकाल लगाया गया। तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि 25-26 जून की मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी जी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहले देखिए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे पहला है बांग्लादेशियों की घुसपैठ 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात लगभग 80 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कराए, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। दूसरा है आर्थिक प्रतिबंध। 1971 के भारत पाक युद्ध की वजह से अमेरिका ने भारत को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया था। तीसरा है महंगाई का बढ़ना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दामों में वृद्धि होती चली गई, जिसकी वजह से 1973 में महंगाई लगभग 23% थी, वहीं 1974 में यह बढ़कर लगभग 30% की रफ्तार से ये बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये आर्थिक कारक थे। फिर हम बात करते हैं इनके सामाजिक कारक की। तो सामाजिक कारक में सबसे पहला है गुजरात और बिहार आंदोलन। सामाजिक कारक में सबसे पहला गुजरात और बिहार आंदोलन 1974। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने बढ़े हुए कैंटीन के खाने, ये पढ़े नहीं बड़े हैं, बढ़े हुए कैंटीन के खाने, पुस्तकों, फीस, अन्य शिक्षण सामग्री के दामों और सरकारी संस्थाओं तथा नौकरी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, जिसका नेतृत्व किया था मोरारजी देसाई ने। ठीक है, वहीं मार्च 1974 में गुजरात आंदोलन से प्रभावित होकर बिहार के छात्रों ने भी आंदोलन छेड़ दिया। इसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है संसद मार्च। मार्च 1975 में जेपी नारायण के द्वारा नेतृत्व में सभी कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां जैसे कि भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी आदि एकजुट होकर इन्होंने एक रैली निकाली। ठीक है, जो कि कांग्रेस के विपक्षों की एक सबसे बड़ी ताकत का आभास हुआ। ठीक है, फिर था तीसरा रेल हड़ताल 1974 में रेल के कर्मचारियों ने बोनस की मांग तथा रुके हुए वेतन को लेकर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जिसकी वजह से देश में वस्तुओं की आवाजाही रुक गई। ठीक है, तो ये थे सामाजिक कारण गुजरात और बिहार आंदोलन 1974, संसद मार्च 1975, रेल हड़ताल 1974। फिर बात करते हैं राजनीतिक कारकों की। तो राजनीतिक कारक में दो कारक हैं सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे पहला है कि 1971 के चुनाव इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली की सीट से जीते थे और उसी सीट से हारे हुए उम्मीदवार राज नारायण के द्वारा इंदिरा गांधी जी पर केस कर दिया गया कि उन्होंने ये जो चुनाव हैं वो मशीनों को हैक करके जीते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है जून 1975 के दिन जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में सभी विपक्षी दल एवं 3 लाख से अधिक लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर ये सभी इकट्ठा हुए और मार्च निकाला। और जैसे ही इंदिरा गांधी को लगा कि हाँ, अगर अभी मैंने आपातकाल नहीं लगाया तो मेरी सत्ता छिन सकती है, उसी के पश्चात 25-26 जून की मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी जी ने फखरुद्दीन अली अहमद को फ़ोन किया और कहा कि आपातकाल की घोषणा कर दो। तो तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है रजवाड़ों के विलय से संबंधित भारतीय सरकार का नजरिया एवं इसकी मुख्य समस्या क्या थी, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देश में लगभग 565 रियासतें थीं। ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा सबसे ज़्यादा था, क्योंकि अंग्रेजों ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के पश्चात रजवाड़े आज़ाद हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी भारतीय सरकार के लिए। ठीक है, दूसरा, अब देखिए इसके पॉइंटों के बारे में। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान कर दिया और अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी घोषणा कर दी कि हमारा राज्य भी आज़ाद रहेगा। देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर ऐसा लगा कि देश जो है वो टूट ही जाएगा। फिर ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि कोई भी अगर जो रजवाड़ा था वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है तो ये उसकी सहमति पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पर हस्ताक्षर लिए गए।
जो रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सरकार का रुख लचीला था, वह कुछ इलाकों को स्वतंत्रता देने के लिए भी तैयार थी। जैसे जम्मू कश्मीर को भारतीय सरकार ने स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, फिर पांचवा देखिए कि राज्य सरकार का मानना था कि विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह जरूरी था। बंटवारे की त्रासदी के बाद देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो गया था। यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामने रही थी। तो रजवाड़ों के विलय से संबंधित भारत सरकार का क्या नज़रिया था। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि नियोजित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और भारत में इसका विकास कैसे हुआ। तो नियोजित अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है किसी देश की सरकार के द्वारा क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, इसका वितरण किस प्रकार होगा एवं इसका मूल्य कितना होगा, जिससे देश का आर्थिक विकास योजनाबद्ध तरीके से हो सके। ऐसी ही नियोजित विकास की प्रणाली को नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है। फिर देखिए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो कैसे हुआ। सबसे पहला पॉइंट आएगा मुंबई प्लान से संबंधित। 1944 में मुंबई में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ जिसने नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे मुंबई प्लान कहा गया। इसके तहत सरकार के द्वारा औद्योगिक व अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में सरकार जो है वो अपने कदम उठाएगी। ठीक है, फिर दूसरा आया योजना आयोग की स्थापना। देश की आर्थिक विकास करने के लिए सरकार के द्वारा 13 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। अब ये योजना आयोग की स्थापना की गई तो इसके कार्य क्या थे वो भी देख लीजिए। देश में उपलब्ध संसाधनों को जुटाना, यह निर्धारित किया जाए कि जुटाए गए जो संसाधन हैं उनका उपयोग देश के किस क्षेत्र के विकास में किया जाएगा। देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना तथा उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, फिर तीसरा है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। योजना आयोग के द्वारा समय समय पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिसके तहत देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि और उद्योगों पर जोर भी दिया गया। लेकिन कभी अकाल के समय 1961, 62, 63 के दौरान हमें आर्थिक मंदी के दौरान एक वर्षीय योजना भी बनानी पड़ी, जिसकी वजह से देश का विकास गतिरुद्ध हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है नीति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, जिसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर देखिए नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना इसका कार्य था। केंद्र और राज्य के समन्वय को बढ़ाना इसका कार्य था। योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह ये क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देती थी और भारत में जो ग्रामीण स्तर की योजनाएं होती हैं वो यही बनाता था। कौन? नीति आयोग। ठीक है, तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास कुछ इस तरह से हुआ था और नियोजित अर्थव्यवस्था जो होती है उसका अर्थ ही होता है। सबसे पहला मुंबई प्लान, योजना आयोग की स्थापना, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत और फिर नीति आयोग की स्थापना। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 9 समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। देखिए क्या है, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी के विकास का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि इस पार्टी का विकास कैसे हुआ हमें वो बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय मोर्चा और मंडल मुद्दा। 1989 के चुनावों में वीपी सिंह के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा सत्ता में आया। इसने वाम मोर्चा और भाजपा को समर्थन दिया क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। दूसरा पॉइंट, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बाद राजनीतिक माहौल एक बहुत बड़ी गड़बड़ी के रूप में सामने आया क्योंकि हर जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे और परिणाम स्वरूप भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा से अपना समर्थन वापस ले लिया और नवंबर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी वो खत्म हो गई। ठीक है, फिर भाजपा का एक गठबंधन के रूप में उदय हुआ। 1951 से 1996 तक चुनावों में भाजपा ने अपनी स्थिति लगातार मजबूत की और फाइनल 1996 में यह चुनाव जीती और इसने सरकार बनाई। ठीक है, इसके द्वारा
भाजपा को सरकार बनाने का अवसर मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार को लोकसभा में बहुमत हासिल, मतलब लोकसभा में से पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन आखिरकार भाजपा एक गठबंधन, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, ठीक है, तो इसके अगुवा के रूप में सत्ता में आई थी। 1998 के मई से 1999 के जून तक ये सत्ता में रही थी। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन को दोबारा सत्ता हासिल कर ली गई और राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। फिर फोर्थ है, 90 के दशक में कड़े राजनीतिक मुकाबले ने गठबंधन को दो भागों में बांटा गया, एक भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन, दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है और आपकी जो सेकंड बुक है भारतीय राजनीति की, उस बुक के 6 मार्क्स की ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियोज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ की किसी नए सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।